मित्रों नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है और प्रधानमंत्री ने भी उनको विदाई दे दी है। तो अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब नया चैप्टर शुरू हो गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब और कौन होगा दावेदार और क्या है प्रक्रिया। आइए इसके बारे में बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 66 टू आर्टिकल 68। 66 में प्रोविजन है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, और कब वो इस्तीफा देंगे वो 67 में उसका उल्लेख है, और 68 में उसका चुनाव कैसे होगा वो 66 में, और 68 तक ही जाता है कि क्या क्या उसके प्रोविजन होंगे। और हमारी जो संविधान में ही एक आर्टिकल 324 है, और उसी के तहत ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 बना था, जब देश में पहली बार इलेक्शन हुआ था। उससे पहले जो था वो अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ों के राज में काम चलाओ व्यवस्था थी। जो हमारे देश में पहला इलेक्शन हुआ वो 1951-52 हुआ। 1951 में अक्टूबर में शुरू हुआ था और वो जाके अप्रैल में जाके खत्म हुआ। 6 महीने में इतना लंबा चुनाव था। क्यों? गरीब देश था, आबादी बिखरी हुई थी, बैलेट बॉक्स सिर में लेके लोग कर्मचारी थे वो घूमते थे, फिर वो कहाँ वोट होता था, कहाँ वो फिर बैलेट बॉक्स जाते थे। इस तरह से 6 महीने लगे थे। अभी तो ईवीएम का ज़माना है। आपने बटन दबाया और आप चाहो तो 1 घंटे में आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो हमारे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। जाट कम्युनिटी के हैं। 3 जाट ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो बीजेपी छोड़कर गए, और बीजेपी को शंका आशंकित रहती कि ये पता नहीं क्या करते हैं। जैसे सतपाल मलिक जब रिटायर हुए, जब उनका जम्मू कश्मीर से टेन्योर खत्म हुआ, तो उसके बाद वो मोदी सरकार के पीछे पड़ गए, और उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि मोदी सरकार असहज हुई। और जब मोदी सरकार ने सीबीआई की जांच की तो अब जाके वो शांत हुए। अब ये हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन अब वो शांत है। इससे पहले वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो हरियाणा के, और वो बीजेपी में आए। बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया, फिर वो छोड़ दिए। उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, अपने बेटे को टिकट दिलाया, उनका बेटा एमपी भी बना बीजेपी से। लेकिन इस बार वो उनका बेटा भी और वो भी वापस कांग्रेस से लगे, हालांकि चुनाव हार गए। अब जगदीप धनखड़ जी ये भी जाट नेता हैं, किसान हैं, और इनसे जब इनको बीजेपी ने उपराष्ट्रपति का दावेदार बनाया था, उम्मीदवार बनाया था, तो यही कहा था उन्होंने कि हम एक जाट नेता और एक किसान नेता है, क्योंकि किसान परिवार से। हालांकि ये दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट के में वकालत करते थे। ये लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया था। तो ये देवीलाल के साथ भी रहे, बीपी सिंह के साथ भी रहे, फिर कांग्रेस में भी आए और अब बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी को थोड़ा सा डर है कि कहीं जाट समुदाय से हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जाट समुदाय नाराज हो जाए, या धनखड़ जी जिस तरह से आउट स्पोकन है वो बोलते हैं, तो कुछ उल्टा पुल्टा बोल के मोदी सरकार को कहीं दिक्कत में न फंसा दे। लेकिन अब इनका चुनाव कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जब कोई पद खत्म होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो 60 दिन के अंदर उस पद को भरना होता है। और जो जो प्रक्रिया है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही वोट डालते हैं। वो कौन मेंबर है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, विधानमंडल के नहीं, यानी एमएलसी नहीं, केवल एमएलए। और लोकसभा में भी केवल जो चुने हुए हैं, निर्वाचित हैं, जो नॉमिनेटेड 2 हुआ करते थे वो वोट नहीं डालते थे। और राज्यसभा में जो मेंबर हैं, राज्यसभा में भी केवल इलेक्टेड मेंबर, यानी राज्यसभा में दो तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जो इलेक्टेड होता है, जिनका चुनाव एमएलए करते हैं, और एक मेंबर होते हैं जिनका नॉमिनेशन राष्ट्रपति करते हैं। तो हमारी 245 राज्यसभा के मेंबरों में से 233 इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर हैं जो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनमें वो 12 लोग वोट नहीं डालते। लोकसभा में जो 2 मेंबर पहले थे, 2019 में उनको खत्म कर दिया गया, 2000, तो केवल 543 लोकसभा के मेंबर और 233 राज्यसभा के मेंबर, प्लस देश भर के जो एमएलए हैं, 4100 एमएलए हमारे देश में, वो सब मिलाकर राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में थोड़ा अलग हो जाता है। उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या चाहे इलेक्टेड हो, वो सारे उपराष्ट्रपति को वोट डालते हैं। और इनकी संख्या अभी हमारे देश में 788 है, यानी 543 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के। तो ये दोनों मिलाकर हमारे
788 होते हैं। तो ये 788 मेंबर राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। अब कौन बनेगा? ये बनेगा बीजेपी का ही। इसलिए बनेगा कि बीजेपी की जो एनडीए है, बीजेपी प्लस एनडीए, उनके करीबन 304 305 मेंबर तो ऑफिशियल है। 305 जो बाहर से सपोर्ट करते हैं वो अलग है। तो 304 मेंबर उनके हो गए लोकसभा में, और लगभग 100 मेंबर हैं उनके राज्यसभा में। तो ये कुल मिला के उनके 400 से ऊपर संख्या बढ़ती है। तो 788 में से 400 तो बीजेपी के अपने हैं। इसके अलावा वो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो 100 लोग ऐसे हैं। तो समझो कि 500 बीजेपी की तरफ है और 288 या 250 के आसपास विपक्ष के पास है। तो ये क्लियर हो गया कि बीजेपी का ही बनेगा। अब बीजेपी किसको बनाएगी? हो सकता है कि बीजेपी अपने किसी एनडीए सहयोगी को दे दे, और नहीं तो बीजेपी अपने ऐसे व्यक्ति को देगी। क्योंकि जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो आरएसएस की तरफ से, आरएसएस के जो लीडर्स हैं उनमें से किसी ने अनऑफिशियली कहा है कि अगर अपना आदमी होता तो इस तरह से बीच में छोड़ के नहीं जाते। अपना आदमी मीन्स जो आरएसएस बैकग्राउंड से जो बीजेपी में आते हैं वो अगर होते, या बीजेपी से ही जो बीजेपी के अपने लोग हैं, जो बीजेपी ने जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी में ही वो ग्रोन अप हुए और उसके बाद वो बीजेपी में ही उनको बड़े बड़े पद मिले, अगर ऐसे होते तो वो नहीं छोड़ते। पर चूंकि ये कांग्रेस से आए थे तो इन्होंने जरा सा भी इनको बुरा लगा तो उन्होंने तैश में आकर इस्तीफा दे दिया। आपको पता है ना कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा इसलिए दिया कि जो जस्टिस वर्मा है, जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में 15 करोड़ रुपए का कैश मिला था, आधे जले नोट मिले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी तो उन्होंने कहा कि ये नोट इन्हीं के थे, और उन्होंने भ्रष्टाचार का इस पर आशंका व्यक्त की थी। सरकार को रिपोर्ट देंगे उनको हटाइए। तो किसी जज को, यानी जो संवैधानिक पद पर है, उसको आप दो ही तरीके से हटा सकते हैं, या तो वो इस्तीफा दे दे, या उनकी मृत्यु हो जाए, और या फिर उनको महाभियोग चले। महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट चले। तो इम्पीचमेंट का जो यशवंत वर्मा पर एक उनका प्रस्ताव आया था, तो सरकार चाहती थी कि वो लोकसभा से आए, और सरकार ने 145 मेंबरों के हस्ताक्षर भी करा दिए थे, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल थे। तो सरकार चाहती थी कि लोकसभा में बिल पेश हो, लोकसभा में प्रस्ताव पेश हो, फिर जस्टिस वर्मा को बोलने का, अपना सफाई देने का मौका मिले, और फिर वो राज्यसभा में भी जाता है। इस तरह से उनको हटा दिया जाए। लेकिन धनखड़ जी ने क्या किया कि अपोजिशन से साइन करवा के और 63 मेंबरों के साइन वाला प्रस्ताव उन्होंने ले लिया। खुद ही उन्होंने बोलना वहाँ शुरू कर दिया कि हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और एक कमेटी बिठाएंगे, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो सरकार ये कह रही थी कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फिर 6 महीने लग जाएंगे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिकमेंड किया तो इसमें कमेटी बिठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया। तो यहां क्या हुआ कि बीजेपी के बड़े नेताओं में और जस्टिस जो धनखड़ जी हैं उनके बीच में एक मनमुटाव हुआ, और उन्होंने गुस्से में रखा। क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा, जो किरण रिजिजू हैं, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो उन्होंने कहा भी आपने ऐसा क्यों किया, ये तो हम जब सरकार तय करी तो सरकार को तय करने दीजिए। इसलिए इस बात को लेकर उनको बुरा लग गया। फिर उन्होंने जब 4:30 बजे की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें ना नड्डा गए और ना ही किरण रिजिजू गए। और नड्डा ने हाउस में भी बोला कि जो मैं कह रहा हूँ वही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो उनको लगा रही चेयर में तो मैं बैठा हूँ, ये काम तो मेरा है, ये नड्डा कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ मन मुटाव हुआ, और उसके बाद उन्होंने रात को 9 बजे इस्तीफा दे दिया। ये बात हालांकि सरकार को पता लग गई थी कि वो इस्तीफा देने वाले, लेकिन सरकार ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने आर्टिकल 67(1) के तहत, 67(a) के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर इसको किसी को मंजूर करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति मंजूर करे ना करे, उन्होंने दे दिया तो दे दिया, यानी इमीडिएट इफेक्ट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब इतने गुस्से में थे। दूसरा एक इशू था कि जस्टिस शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बार विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में उन्होंने कह दिया कि ये कठमुल्ला और कुरान और गीता, इसको लेकर उन्होंने कंपैरिजन किया था। तो अपोजिशन ने उनका बड़ा विरोध किया था कि जज कैसे इस तरह के भाषणबाजी दे सकता है। तो अपोजिशन ने उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाने की बात की थी। सरकार नहीं चाहती थी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आए, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में गए थे। अगर उनके खिलाफ वहीं इम्पीचमेंट हो गया तो फिर उनको बचाएगा कौन। लेकिन धनखड़ चाहते थे कि उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट हो जाए। तो इन दोनों का इम्पीचमेंट को लेकर बात बिगड़ी, और उसके बाद धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। अब कौन बनेगा? ऐसा लगता है कि
अब बीजेपी को अपना ही व्यक्ति बनाना पड़ेगा धनखड़ के इस्तीफे से सबक लेकर। और इसमें कौन बनेगा? इसमें जो प्रमुख नाम लिए जा रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह, जो अभी रक्षा मंत्री हैं, और उनकी उम्र भी 70+ हो गई है। तो सरकार बहुत दिनों से चाह भी रही है कि इनको सरकार से साइड किया जाए और मंत्री किसी और को बनाया जाए। तो अभी बाई चांस उनकी किस्मत कहो या मोदी की किस्मत कहो कि पद खाली हो गया है, तो अब इनको इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर बनाया जाएगा तो फिर ये एक जो मोदी सरकार को लगता है कि इसमें जो मोदी सरकार में सबसे सीनियर मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह है, तो वो भी साइड हो जाएंगे। फिर और इतना सीनियर कोई है नहीं। नितिन गडकरी का नाम भी चल रहा है कि उनको किसी तरह से उपराष्ट्रपति बना के साइड कर दिया जाए। एक और नाम है जेपी नड्डा का, कि जिस तरह से जेपी नड्डा बैटिंग करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करते हैं, तो इससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा और हाउस भी अच्छा चला सकते हैं। तो नड्डा का भी नाम चल रहा है। कुछ लोग नीतीश कुमार का नाम चला रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है, उनको स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है कि वो हाउस को चला सके। वो और आएंगे तो 2 मिनट के लिए हाउस में बैठेंगे फिर चले जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार का नाम हमें समझ नहीं आता। किसी ने वसुंधरा राजे का नाम भी लिया, लेकिन वसुंधरा राजे जैसे खुर्राट नेता को मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो उपराष्ट्रपति ने और वो वहाँ सरकार को निर्देश दे। तो इसमें जेपी नड्डा उनको सूट करता है, उनको राजनाथ सिंह सूट करते हैं। और इसी तरह से एक नाम साउथ से भी चल रहा है कि पुरंदेश्वरी देवी हैं, जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा था। वो भी एक लेडी अच्छी हो सकती है, वो बहुत ही सभ्य और एन टी रामाराव की पुत्री हैं और अभी बीजेपी में है। वो तो बीजेपी से अभी वो लोकसभा चुनाव में लड़ रहा है, तो मेंबर भी हैं। तो इसलिए वो भी एक बन सकती हैं। और कुछ और नाम भी चल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी से बनेंगे, तो यूपी से तो ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह ही इसमें सब प्रबल दावेदार हैं। और कुछ लोग आरिफ मोहम्मद खान की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान विद्वान आदमी है और उनको कुरान के बारे में, उनको गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में शायद हिंदुओं को इतना पता नहीं होगा जितना आरिफ मोहम्मद खान जी को है। ज़बरदस्त उनकी पकड़ है। तो इसलिए आरिफ मोहम्मद खान का भी हो सकता है। अभी वो बिहार के गवर्नर हैं और बहुत ही अच्छे उनका जो जो रवैया है, उनका जो कंडक्ट वो करते हैं। वो केरल में भी रहे, वो लेफ्ट सरकार में वो गवर्नर रहे, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा से बात होती रही, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कोई पंगा नहीं होने दिया। और अभी वो बिहार में है, तो वहाँ नीतीश कुमार से उनकी अच्छी बात है और लालू प्रसाद से भी उनकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। तो इसलिए एक सभ्य व्यक्ति को, इस तरह के किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है और मोस्ट प्रोबेबली राजनाथ सिंह का नाम आ सकता है। तो ये मोटे मोटे चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। और अभी सरकार ने इस बारे में भी चर्चा नहीं की है। अभी सीनियर लेवल पर जो प्रधानमंत्री, चूँकि लंदन चले गए हैं और वहाँ से वो मालदीव चले जाएंगे, तो एक उनका 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा, तो उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना प्रोसेस शुरू करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कल ही आ गया था। और ये नोटिफिकेशन के बाद अब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करे, अपना नोटिफिकेशन करेगा, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर उनको करना है। तो हो सकता है कि मानसून सत्र के तुरंत बाद शुरू कर दे, या मानसून सत्र के से पहले ही कर दे, ताकि सब लोग दिल्ली में ही हैं, तो उसकी वोटिंग भी हो जाए। तो ये 21 अगस्त तक वोटिंग हो सकती है, ऐसा भी लग रहा है। तो जो भी होगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज संसद में क्या होगा इसके बारे में मैं आपको संसद भवन जाकर बताऊंगा। अभी के लिए इतना। मित्रों, आपसे एक और आग्रह है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जा सके। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक